सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि आज इस देश के अंदर जो भी साम्राज्य है, जो भी राजा बने हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत ब्राह्मण ही हैं। आप देख लीजिए, जितने भी कोर्ट हैं उनमें 90% सब ब्राह्मण हैं। जितने भी सेक्रेटरीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो चलाते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो देश का बेड़ा गर्क करने वाले हैं, वो ब्राह्मणवादी ही लोग हैं। उनके हाथ में 75 साल से सत्ता है। आज उस सत्ता का दुरुपयोग करके इन लोगों ने हमारे देश को कहाँ पहुँचा दिया। यहाँ हिंदू मुस्लिम करके ही रहते रहेंगे। यहाँ गरीब भी लोगों को 2 टाइम की रोटी नहीं है खाने के लिए। बुरे हाल है पूरे देश के। ये व्यवस्था इसमें हो गई है और इस व्यवस्था के जो भी जिम्मेवार है वो इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। इस देश के ब्राह्मण हैं। जो 89 सेक्रेटरीज हैं उनमें से 90% सेक्रेटरीज सब ब्राह्मण हैं, सब ब्राह्मण हैं। अंग्रेजों ने जब वो यहाँ राज कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि ये न्यायप्रिय आदमी नहीं है ब्राह्मण, इनको कहीं भी न्यायिक पोस्ट के ऊपर इनको ना लिया जाए। तो तब से ये कहा था, लेकिन सारा देश उन्हीं के हाथ में चला गया। आज वे लोग हम लोगों के साथ जुल्म जाति करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाते हैं, और जितने कानून बनते हैं बनवाते हैं उसमें सब ब्राह्मणवादी लोग ही बैठते हैं। और उन्होंने हमारे देश को गर्भ में पहुंचा दिया है। 75 साल में किसका राज चल रहा है? ब्राह्मणों का राज चल रहा है। वो किसी तरह भी हो, जो देश हमसे बाद में आज़ाद हुए वे कहाँ के कहाँ पहुँच गए और हमारा देश कहाँ है। जी हालत है। ये कहते हैं हमारा देश सही पूछो तो खोखला है। और मैं ये बता दूं, जो लोगों को नहीं शायद पता है कि नहीं पता, 7-8 लाख लोग जब से भाजपा की सरकार आई है देश छोड़ करके बाहर विदेशों में चले गए हैं। चाहे वो बैंकों का पैसा लूट के गए हो, चाहे सरकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा लूट के गए, वो सब लोग मौज कर रहे हैं। अब यहाँ हम लोग जो रह गए हैं वो लोग अपना अपना गुजारा कैसे चला रहे हैं, ये बुरी बात है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, किसी को बुरा ना लगे, लगे तो लगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं। इस व्यवस्था को यदि चेंज करना है, देश में यदि समता मूलक समाज बनाना है, यदि इस देश में ये चाहे कि सब लोग खुशी के साथ रहें, इज्जत के साथ रहें, प्यार के साथ रहें, सभी को मान सम्मान मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस देश की संसद में, पार्लियामेंट हाउस के अंदर ब्राह्मण समाज को जाने से रोक देना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसके अंदर चाहे किसी भी पार्टी से खड़ा हो ब्राह्मण, चाहे वो समाजवादी से खड़ा हो, चाहे वो बीजेपी से खड़ा हो, चाहे वो बसपा से क्यों ना खड़ा हो, बहुजन समाज पार्टी से खड़ा हो, चाहे वो किसी और दल से खड़ा हो, लेकिन ब्राह्मण को पार्लियामेंट हाउस में नहीं जाने देना है, उसको वोट नहीं करना है। उसके समान उस सीट पर कोई भी आदमी खड़ा हो, आप जो भी अच्छा आदमी खड़ा हो, जो नैतिकता वाला आदमी हो, जो आदमी समता बंधुत्व का आदमी हो, उस आदमी को वोट दीजिए, उसको पार्लियामेंट हाउस में लाइए। जब तक हम लोग इस देश में, इस संसद में ब्राह्मणों का जाने से नहीं रोकेंगे, ब्राह्मण का जाना प्रवेश वर्जित नहीं करेंगे, तब तक इस देश का सुधार नहीं हो सकता। ये मैं लिख करके देने को तैयार हूँ। बिल्कुल मेरी गारंटी है कि ब्राह्मण को रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये प्रस्ताव भी हम अपनी भीम संसद में लेके आएंगे। यदि ये प्रस्ताव पास होता है तो हम पूरे देश के लिए इसको लागू करेंगे और सभी भाई बहनों को, सबको हम लोग आग्रह करेंगे कि आपके क्षेत्र में कहीं भी कोई भी आदमी, चाहे एमपी की सीट हो, चाहे एमएलए की सीट हो, किसी भी सीट के ऊपर ब्राह्मण को जिताना नहीं है, उसको हराना है, उसको पार्लियामेंट हाउस में जाने से रोकना है। तभी इस देश का उद्धार होगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये लोग बेईमान लोग हैं, ये लोग गलत लोग हैं। इन लोगों ने देश को पीछे धकेला है, आगे बढ़ाने की बजाय ये यही सोचते रहते हैं। चाहे उसमें आरएसएस हो, मैं आरएसएस में बताइए ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरा एक भी आदमी है? सब भीड़ तो जरूर दूसरे आदमियों की है, लेकिन सारे ऊपर के पद हैं, चाहे भागवत से लेकर के, चाहे कृष्ण गोपाल से लेकर, चाहे इंद्रेश से लेकर, चाहे जो भी आदमी है उसके हैं सब, चाहे जोशी भैया हो, चाहे जो भी हो,
सब ब्राह्मण है, क्यों नहीं दूसरा आदमी बन सकता? ये सब अपनी पॉलिसी आज चला रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है, जो मेरा दिल मानता है, कि मोदी एक मुखौटा बना रखा है। बिल्कुल मुखौटा है, उसकी कोई नहीं पूछता, कोई नहीं चलती। उसे तो भाषण लिख के दे दिया, वो उसको बोल दिया। नीति नीयत सब कुछ चल रही है, वो जो चल रही है वो आरएसएस की चल रही आरएसएस है। और इसी का कारण है। और जो मैं पहले कहा, मैंने ख्वाब में जो देखा था, मैंने वो कैसेट दे दी थी, वो लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी हो तो पता लगे। ये देश 2024 या 25 के अंदर इस देश में विद्रोह होगा, क्रांति होगी। हालात यहाँ रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये इसको हिंदू राष्ट्र भी घोषित करेंगे, ये इसमें झंडा भी भगवा लाएंगे। ये अभी पता नहीं क्या क्या इनके मन में है, क्या नहीं ये करना चाह रहे। ये मनुवादी व्यवस्था लाने के लिए लगे हुए हैं। यदि मनुवादी व्यवस्था लाएंगे, ये देश नहीं रहेगा। जो इस देश में ओबीसी है, बैकवर्ड क्लास के हैं, वो उनको पता अब लग गया है कि वे शूद्र हैं और उनका आरक्षण किस तरह खत्म किया जा रहा है। वो उनको भी धीरे धीरे सब लोगों में, पूरे देश में ये समाचार जा रहा है कि जो ओबीसी के लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वे शूद्र हैं। तुम्हें भी पढ़ने लिखने का अलाउ नहीं था, दलितों को भी पढ़ने लिखने का अलाउ नहीं था। ये सारी व्यवस्था सबने देखी है, अब बदल रहा है। मेरा तो ये आग्रह है कि इस सरकार से, भाई इस देश को समता एकता के साथ लेके चलो, सबको मान सम्मान की बात करो, इसी को देश को बचा लो। ये हम चाहते हैं कि ये देश आज़ाद रहे। ऐसा ना हो कि विद्रोह हो करके ये देश फिर गुलाम किसी के अंडर आ जाए या विदेशी सेनाएं आके बैठ जाए। हमारी ये सोच है, हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो इसको पहले से ही कंट्रोल करें। हमारा देश बहुत अच्छा देश है, इसको बहुत सुंदर देश है, इसको पूरा सुंदर देश ही रहने दें और इसको आगे बढ़ाने में अपनी सहयोग करें। आज जो नीति नियत है उसको थोड़ा बदलें। आज घर घर में झगड़े, समाज में झगड़े, मोहल्लों में झगड़े, गली गली में झगड़े हो रहे हैं। ये कौन जिम्मेवार है? इनकी नीति, इनकी नीयत से सब भाई भाई भी लड़ रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि पॉलिसी बनाए, किताबों में पाठ पढ़ाए बदलने जा रहे हैं। जिन बातों को ये पढ़ाना चाहते हैं उनकी जरूरत क्या है? अरे प्यार मोहब्बत का सबक पढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ, सबको सब भाई भाई हैं। ये आप जब तक नहीं पढ़ाओगे, जब तक सबके अंदर प्यार मोहब्बत नहीं लाओगे, कैसे देश आगे बढ़ेगा? इसलिए मेरा जो आग्रह है, ये देश की सरकार हो, सभी से आग्रह है कि देश को बचा लो। देश बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है, उनको नहीं दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है। हम पूरे देश में घूमते हैं, जानते हैं सबको अच्छी तरह से। हालात बहुत खराब हैं, बहुत खराब हैं, इसको बचाना बहुत जरूरी है। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर आज जय भगवान जाटव जी भीम संसद के विषय में पहले जो चर्चा की गई थी उसकी अब प्रैक्टिकली यानी प्रत्यक्ष में शुरुआत करने जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए जय भगवान जाटव जी से बात करते हैं। जी सर, आपका एंटी क्राइम न्यूज चैनल में पुनः स्वागत है। बताएं सर, क्या जानकारी है भीम संसद को लेकर, किस तरीके से उत्सुक हैं? मैं आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं और हमारे सब जितने भी सुनने वाले साथी हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि ये भीम संसद है क्या, क्यों इसको जी किया गया, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा, वो सब इसके मैं गुण अवगुण की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। नंबर 1, भीम संसद इसलिए बनाई गई है कि जो आज रोज़मर्रा की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, कभी इंदर का हत्या हो जाती है, कभी कहीं कोई घटना आप रोज़ देखते हैं किस तरह का अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इसके ऊपर कैसे रोक लगे, इस तरह की हमारी बातें भीम संसद में होगी। पार्लियामेंट हाउस है, उसमें सभी सांसद बैठते हैं, सभी समाज की उसमें है। एक हमारा वाल्मीकि समाज का सांसद बैठता है, एक चाहे जाटव चमार हो उसका सांसद भी वहीं बैठता है, एक ठाकुर हो या बनिया हो या एक ब्राह्मण हो, सभी लोग एक संसद में बैठ कर के देश के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चाएं सब होती हैं, लेकिन हमारे समाज से संबंधित चर्चा कोई होती नहीं। इतनी घटनाएं, इतने विभत्स अत्याचार हो रहे हैं आज, लेकिन कोई सुनने के लिए, कोई बात उस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारा एक्ट बनाया है, एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का जो एक्ट है, उसमें कई बार बदलाव हो चुके,
लेकिन कहीं पर कोई एट्रोसिटीज एक्ट लागू करने के लिए तैयारी नहीं। जहाँ पर जरूरत पड़ती है कि एट्रोसिटी लगेगा, सूकाश के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले आई टाई करके उसको निकाल देते हैं। कोई इस तरह की एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत कोई घटना होती नहीं है। कहीं हमारी घरों पे कब्जे करते हैं, कहीं ज़मीनों पे कब्जे करते हैं, कोई हमें मारते पीटते हैं, तरह तरह के अत्याचार इस देश में हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरह से हमने 100 मुद्दे लिए हैं। 100 मुद्दे ऐसे हैं जो मैं सब साथियों को जो भी मुझे कहेगा मैं 100 मुद्दे उनको भेज दूंगा और उसके ऊपर वो लोग विचार करें, उसमें जो एड बैक करना हो करें। जब हमारी भीम संसद बैठेगी और इसका टेंटेटिव डिसाइड हो गया है 19 और 20 नवंबर को, 19 और 20 नवंबर नोट कर ले लोग, अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड जो बाबा साहब ने बना के दिया है भवन, उस अंबेडकर भवन पर ही ये मीटिंग होगी, वहीं हमारी संसद लगेगी और हम लोग उसमें चाहेंगे कि जो भी हमारे दलित समाज के लोग हैं, चाहे वो कोई भी संस्था का पदाधिकारी हो, चाहे वो कोई बुद्धिजीवी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या पत्रकार हो, लेखक हो या समाज के लिए किसी तरह के कोई भी काम कर रहा है, जिन लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और जो करते रहते हैं, देश में ऐसे संगठन बहुत हैं जो बहुत एक्टिव हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो केंद्रीय स्तर पर हैं, सेंट्रल लेवल पे बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं हो पा रहे हैं और उनके वो काम कराने भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हम लोग सामूहिक रूप से मिल करके उनको मुद्दों को नहीं उठाएंगे और उनको अपने प्रस्ताव पारित करके हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में तो हमारा कोई मुद्दा उठता नहीं है। जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट है उसके अंदर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के सांसद बैठे हैं, शेड्यूल ट्राइब के सांसद बैठे हैं, कोई भी इस तरह की हमारी बात उठाता नहीं है। पूरे आज 8 साल हो गया, 8 साल से पहले भी नहीं उठाते थे कोई खास, लेकिन अब 8 साल से तो बिल्कुल, जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है तब से तो कोई मुद्दा उठाने के लिए तैयार ही नहीं। उन मुद्दों को हम लोग यदि पूरे देश के स्तर के ऊपर हम उन मुद्दों को उठाएंगे तो कुछ समस्या का समाधान निकल सकता है। लोग बात कहते हैं कौन इकट्ठा करे, कैसे इकट्ठा हो, हम संगठित नहीं हैं। मैं ये कहता हूँ हमारा समाज सबसे ज़्यादा संगठित है और कोई भी देश में संगठित नहीं है। दलित समाज हमारा संगठित है, लेकिन इकट्ठा करने की समस्या बार बार आती है, कौन करे कौन नहीं करे। तो हम लोगों ने ये तय किया है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली का प्रभाव अन्य की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है, करने के लिए तो भीम संसद आप लगा सकते हैं, स्टेट में बंगलोर में कर सकते हैं, मुंबई में कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना असर नहीं होगा। दिल्ली में सारी जितनी भी इंटेलिजेंस है, सारी यहाँ उनकी जितनी भी विंग हैं, सारी विंग दिल्ली में तैयार हैं, बैठती हैं। वो सबके और बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ हैं, वो सब लोग भी वहाँ आएंगे जब उनको पता है कि एक पैरेलल संसद बन गई है और पैरेलल संसद बना करके अपनी समस्याओं के ऊपर अपना गौर कर रही हैं। क्योंकि जो हमारी योजनाएं जो भी बनती हैं वे सब एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बड़े बड़े अधिकारी बनाते हैं, उनको हमारा कुछ पता नहीं है। दर्द हमारे सिर में है, दवाई हमारी पैरों के दिए जा रहे हैं, तो इलाज कैसे होगा? तो इलाज ऐसे नहीं होगा। जो हमारे लिए कोई भी योजना सरकार बनाएगी वो हमसे पूछ के बनाएगी या हम योजनाएं बना के देंगे, उनको वो लागू करें, तभी ये मामला हो सकता है। अब ये जितना भी ये एट्रोसिटीज़ का मामला है वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि 8-8 साल के बच्चे, 9-9 साल के बच्चे को मार दे रहे, कहीं कहीं कोई पेड़ के बांध के मार रहा है, कोई किसी को वो पानी पीने पे, घड़े से पानी पीने पे ही हत्या हो रही है। क्या मजाक हो रहा है? तो ये मजाक हम नहीं चलने देना चाहते। हम सरकार को चाहते हैं कि तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई करें और कार्रवाई करके एक ऐसा माहौल पैदा करें। सरकार करेगी नहीं तो हम लोगों के हाथ में कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कानून हम अपने हाथ में ले, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन यदि नहीं होगा तो हम प्रस्ताव पारित करेंगे, अपने हाथ से कानून की रक्षा करेंगे और हम अपने लोगों को न्याय अपने आप दिलाएंगे। यदि नहीं मानते हैं, ये सरकार का दायित्व है, सरकार की सारी मशीनरी है, हर स्टेटों में सरकारें हैं, हर केंद्र लेवल पे सरकार है। यदि सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती है और इन एट्रोसिटीज जो हो रहे हैं इनको नहीं रोक पाती है, तो फिर हम अपने आप रोकने का इंतजाम करेंगे।
हम कब तक अपने बहन भाइयों की हत्या होने जी, देंगे? बिल्कुल। कब तक हमारे साथ जुल्म जाती है इसको होने देंगे? या हमारे साथ जो बहुत से मुद्दे में आपको कितने बनाओ, बजट है, बजट का हमारा तय है कि हमारा बजट हमारी आबादी के हिसाब से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आबादी के हिसाब से हमारा उतना बजट हमें देगी। दूसरा हमारा इसी के बीच में ये तय है कि हमारे को जो फंड मिलेगा ना वो डाइवर्ट हो सकता है ना वो लैप्स हो सकता है। पैसा आज की तारीख में 86,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास है जब से ये पास हुआ। पास ये भी हुआ है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ये चीफ मिनिस्टर से जो आज के हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, गुजरात से चीफ मिनिस्टर, सारी स्टेटों के चीफ मिनिस्टर आए, और एनडीसी उसको बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई 27 जून 2005 को। 51वीं मीटिंग थी, उसमें प्रस्ताव पास किया गया कि हम 10 साल में इनको सामान्य वर्गों के बराबर ले आएंगे। आज तो 17 साल हो गए, एक कदम किसी ने नहीं उठाया। तो हमें इसे मुद्दा बना करके हम लोगों के सामने रखेंगे कि उनको ये प्रस्ताव जो पास हुआ है उसको दिखाएंगे और सरकार को दिखाएंगे कि ये प्रस्ताव क्या आपने सिर्फ हम लोग को मूर्ख बनाने के लिए पास किया है, ये प्रस्ताव किस लिए पास हुआ है, ये प्रस्ताव पास हुआ कि इसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक कई बार इस तरह के प्रस्ताव पास हुए हैं, किसी ने सरकार को घेरा नहीं, लेकिन इस बार हमने तय किया है कि हम ऑल इंडिया बेसिस पर अपने जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको, जो एनजीओज हैं, हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं और वो सब लोग हम लोगों से कांटेक्ट करेंगे। हम लोग उनको 19 और 20 नवंबर को इनविटेशन कार्ड भेजेंगे, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जबकि वो अपने नाम पते हमारे ईमेल indiarsp@gmail.com, फिर से सुन ले, indiarsp@gmail.com, इसके ऊपर हम लोग को वो अपने पूरे लिस्ट भेज दें। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो सभी साथी अपने साथ जो उस एरिया के जो भी ये पढ़े समझे, जो भी मेरा ये वीडियो देखे, उन लोगों से आग्रह है कि समाज के अन्य जो बुद्धिजीवी वर्ग है जिनको वो जानते हैं, समाज में उनके नाम, फोन नंबर, यदि फोन नंबर है तो फोन नंबर के साथ एड्रेस दे दें, यदि एड्रेस नहीं है, फ़ोन नंबर है तो वो फ़ोन नंबर दे दे। हम उनको फ़ोन करके उनसे उनके एड्रेस ले लेंगे और उनको अपना इनविटेशन कार्ड हम भेजेंगे और उनको 19 और 20 नवंबर को आना है। उससे हमें सुविधा ये होगी, जितने लोगों के नाम पते आ जाएंगे हमें अरेंजमेंट करने की सुविधा होगी, क्योंकि ये अम्बेडकर भवन में जो कार्यक्रम होगा हमें वहाँ पर हम सीटें बराबर लगवाएंगे, जितनी जरूरत पड़े, 1000 सीट लगे, 2000 सीट लगे, 3000 सीट लगे, हम सारे वहाँ बैठ करके होंगे। हर आदमी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, हर सब्जेक्ट उनको दिया जाएगा, सब्जेक्ट दे करके फिर उनसे उनके विचार लिए जाएंगे और वो तब प्रस्ताव पारित करके हम सरकार को भेजेंगे और पूरी दृढ़ता के साथ सरकार को आगाह करेंगे कि वो हमारी बातों को हमारे हिसाब से चलाए, सरकार में जो योजना बने हमारे हिसाब से बने। मैं जो मेन बात है वो मैं बता देता हूँ, सब लोग नीचे बैठने का इंतजाम होगा, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, जो भी भीम संसद बनेगा, सांसद बनेगा, जो हमारे भीम संसद का सांसद बनेगा, उस आदमी को बराबर का रेस्पेक्ट मिलेगा, चाहे वो किसी छोटी संस्था का हो, चाहे बड़ी संस्था का हो, चाहे वो बहुत बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, सबको बराबर इक्वल मान करके हम लोग चलेंगे। और किसी तरह का किसी संस्था को हमारी संस्था में या किसी भी संस्था में मर्ज करने का कोई ज़रूरी नहीं है, किसी तरह का कोई भी, और ना किसी आदमी को हम इस तरह का अपना मेंबर बनाएंगे। भीम संसद का सांसद बनेगा ये उस जरूरी होगा, हम उसको रखेंगे और बराबर उसकी बात सुनेंगे, उन्हीं के अनुसार हम लोग काम करेंगे। जो जितनी से जितनी जल्दी भेज दे, हम उनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाया गया है वो प्रोग्राम की कॉपी उन सब साथियों को भेज देंगे। उन जिनके पास भी वो कॉपी पहुंचेगी वो उसमें पढ़ करके कुछ घटाना है या कुछ बढ़ाना है, कोई सब्जेक्ट छूट गए हैं उनको इसमें ऐड करना है, हम करेंगे। जो इसमें यदि किसी को पॉइंट हमारा कंट्रोवर्सल लगे या वो ऑल इंडिया बेसिस का ना लगे, नेशनल लेवल का ना होगा, उसको हम इसमें हटा भी सकते हैं।
इसी तरह की हम लोग स्टेटों में भी बनाएंगे, लेकिन अभी केंद्र की बनेगी। जो ये भीम संसद बन रही है अभी, इस भीम संसद में दलितों का ही भागीदारी होगी। जो लोग दूसरे आना चाहें, हमें उनको ऐतराज नहीं है, वो आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन मेंबरशिप लेके ही बैठ सकते हैं, बिना मेंबरशिप के अलाउ नहीं होगा। तो मैं इसके अलावा अभी दूसरी भीम संसद, हम बैकवर्ड क्लास की भी भीम संसद का इंतजाम हो गया है। भीम संसद बैक ओबीसी वो भी होगी, भीम संसद माइनॉरिटीज वो भी होगी। तीनों संसदें भीम संसद होंगी, लेकिन वे तीनों अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग, क्योंकि सबकी जो परेशानियां हैं अलग अलग हैं, जो डिमांड है सबकी अलग अलग है, जो विचार आएंगे वो सब अलग अलग होंगे। तो इसलिए सब लोग मिक्सचर नहीं होगा। ये दलित संसद होगी, इसमें SC ST वर्ग के ही साथी सब लोग सांसद बनेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी अपने नाम पते, मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें। मेरा फ़ोन है 9810634677। दोबारा फिर लिख लें 9810634677। इसके ऊपर मुझे टेलीफोन पर अपना इतला दे दें, और मेरा ईमेल जो मैंने ऊपर दिया है उस ईमेल को पढ़ के नोट कर लें। और जो भी अपने दोस्त यार फ्रेंड्स और जो समाज के काम करने वाले, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि सारे हिंदुस्तान के आदमी को मैं ही जानूँ। ये कुछ लोग मान लीजिए बंगलोर से आते हैं, मैं नहीं जानता। कुछ लोग बॉम्बे से, औरंगाबाद से आते हैं, मैं नहीं जानता। कुछ लोग कहीं से आते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर सारे देश से आदमी जो जिसको जानता है, जितना भी उसके बारे में उसको अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसमें नेगेटिव अप्रोच वाले आदमी कोई ना आए। जो भी आदमी आए पॉजिटिव सोच, जिनके दर्द है, जिन आदमियों के दिल में दर्द है, वो लोग अपना अपना नाम पता जरूर बैठे। कम से कम हम लोग इकट्ठे बैठ के एक जगह, यदि रोना भी है तो इकट्ठे रोएंगे, हंसेंगे तो खुशियाँ हैं तो सब लोग मिल बैठ के खुशी बांटेंगे, दुख है तो दुख भी एक जगह बांटेंगे। ये तभी संभव है जबकि हम एक जगह बैठे। ये मौका हर साल आएगा। साल में 2 सेशन होंगे, 2-2 दिन के, और पूरे साल इसको चलेगा। और ये योजना हम लोगों के समाज की है। यदि हमारे लिए सरकार कोई उचित कदम नहीं उठाती है, जो वायदे किए उन्हें पूरा नहीं करती है, तो हमारा संसद, भीम संसद में जो हमारे सांसद आएंगे वो कुछ अगली बातों पे भी विचार करेंगे कि अगले हमें कदम क्या उठाने चाहिए। क्योंकि सरकार हमें यदि ये समझ के चलती है कि हम कीड़े मकोड़े हैं, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम जिद्दे जागते इंसान हैं। हजारों साल से हम पर जुल्म जाती हुई है, हम ये जुल्म जाती आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जरूरत पड़ेगी तो अपने आदमियों को टिट फॉर टैट की देंगे, और हमारी जो चमार रेजिमेंट इन्होंने ख़त्म की है उसको भी हम कहेंगे कि उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करें। सारे नौजवान साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि वो नौजवान साथी जिनके आने वाले समय का बोझभार उनके कंधों पर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाम भेजें और उसमें भाग ले। तो एक माहौल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग ये जताना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि हम बिकाऊ बैल नहीं हैं, हम इंसान हैं और इंसान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी हम नहीं जीना चाहते। हमें मान सम्मान चाहिए, देश में बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। हम लोग इससे कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भीम संसद इसीलिए बनाई गई है कि जो हमारे सांसद बैठे हैं वो कोई हमारी आवाज़ को वहाँ उठाते नहीं हैं, कोई भी आदमी वहाँ चर्चा नहीं करता है। आप देख लीजिए पिछले 8 साल में किस सांसद ने हमारी बात को पार्लियामेंट हाउस में उठाया है। कोई आपको ऐसा सांसद नहीं मिलेगा जिसने हमारी एक भी अत्याचार की घटना हो, चाहे हमारे फंड जो हमारा बजट है, बजट में पैसे दे, किसी भी समस्या पे समस्याएं मैं आपको भेजने जा रहा हूँ। 100 समस्याएं मैं शुरू में भेजूंगा। वो सारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो गया है, उसमें हम भेजेंगे। लेकिन वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा जो बनाया है वो हमारा एक ड्राफ्ट है। यदि इस ड्राफ्ट में कोई आदमी और कुछ जोड़ना चाहे, कोई प्लान और देना चाहे, हम इसको जोड़ेंगे। जो इसमें कोई बात वो कहें, यदि समाज कहेगा कि इसमें ये कम कर दी जाए, घटा दी जाए, इस बात को ना उठाया जाए, वो हम उसको निकाल भी देंगे।
तो मेरा ज़्यादा लंबा ना कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश हमारी पूरी होगी। ये निस्वार्थ भावना से होगा। हम ना पॉलिटिकल आदमी थे ना हैं, और हम लोगों ने आज एक नहीं अनेकों बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, लेकिन उन आंदोलनों से कुछ निकला नहीं। आज तक कुछ नहीं निकला। पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन कोई भी संस्था, कोई भी दल या कोई भी हमारा आदमी हमारे लोगों के लिए कोई भी प्रस्ताव पास नहीं करा सका। सब लोग इधर उधर की बातें करते हैं, हम लोगों की समस्याओं पे कोई चर्चा नहीं होती। इसीलिए हम लोग यदि संसद में हमारी चर्चा नहीं तो हम अपने संसद बनाएंगे, अपनी संसद बना के अपनी चर्चा करेंगे और अपने प्रस्ताव पारित करके सरकार पर अपना दबाव बढ़ाएंगे। यदि सरकार हमारी बात को, दलित वर्ग के समाज की, दलित वर्गों की बातों को अहमियत नहीं देती, तो हम सरकार को भी सबक सिखाएंगे, चाहे इसमें जो भी कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे। धन्यवाद। जय भीम।